स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम आज दूसरा टॉपिक लेते हुए अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे आपने आज टॉपिक है चीन की आर्थिक व्यवस्था कि चीन की आर्थिक व्यवस्था किस हिसाब से हमें देखने को मिलती है। हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि चीन की स्थिति, अवस्थिति या भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है ना। फिर अपन ने अध्ययन किया चीन की सामाजिक व्यवस्था का। आज हम अध्ययन करते हैं चीन की आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था वहाँ पे हमें कैसी देखने को मिलती है, कहाँ पे, चीन पे, है ना। फर्स्ट पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा किस हिसाब से रही है, किसकी, चीन की। समाजवादी क्रांति के बाद चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था को अपनाया था। किसने, चीन ने, ठीक है। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के लगभग समस्त साधनों पर राज्य का ही स्वामित्व था और नियंत्रण स्थापित किया गया। आर्थिक क्षेत्र की समस्त योजनाएं राज्य द्वारा तैयार की जाती है तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है ना। आगे हम बात करते हैं, लागू किया जाता है। इस प्रकार समस्त अर्थव्यवस्था पर नौकरशाही एवं राज्य पर नियंत्रण स्थापित हो गया है तथा सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था भी चीन में लागू हो चुकी है। बाजार व्यवस्था को अपनाकर चीन ने बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास किया था। किसने, चीन ने, है ना। आज चीन के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, $890 है ना। जबकि भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, $480 है। भारत में 29% व्यक्ति निर्धनता की सीमा रेखा के नीचे रहते हुए जीवन व्यतीत अपना कर रहे हैं। चीन में केवल 5% व्यक्ति ही ऐसे हैं। जनता का ध्यान आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित हो गया है तथा लोकतंत्र की मांग भी धीमी पड़ गई है, लगभग समाप्ति हो गई है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के नीचे दब गई है। कहाँ पे स्थिति, कहाँ पे है ये, चीन की, है ना। चीन में क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी समुचित अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया है, राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ने अपनी समस्त जीवन शक्ति खो दी है और कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कहाँ पे, चीन में, और आर्थिक दुर्दशा की स्थिति को जन्म दिया है। आर्थिक असंतोष की स्थिति पनपने लगी है। ऐसी स्थिति में 20वीं सदी के अंतिम दशक में डिग्यो जोंगपिंग ने चीन की सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया। चीज़ें परिवर्तित कब हुई है, 1995 तक आते आते लगभग संपूर्ण अंशों में इसे अपना लिया गया। मतलब किसको अपना लिया गया, ऐसी स्थिति में जब 20वीं सदी के अंतिम दशक में पिंग ने चीन की समस्त सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तब सिद्धांतवादियों के स्थान पर यथार्थवादी अपनाते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था बाहर निकालकर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा प्रारंभ कर दी गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा कि चीन में हमें बीच में कैसी स्थिति दिखाई दी है ना। मतलब एक जगह तो क्या, चीन ने भयंकर विश्वव्यापी 1930 की मंदी का भी सामना किया है और भी स्थिति में हमें कोई गिरावट होती हुई इसकी दिखाई दी है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ है, बाद में हमें कई परिवर्तन की स्थिति भी चीन में देखने को मिली है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कृषि का विकास कैसा चीन में हुआ, है ना। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी, कृषकों की स्थिति दयनीय थी। किसकी स्थिति खराब थी, कृषकों की, है ना, दयनीय थी। साम्यवादी क्रांति के पश्चात कृषि का विकास पर ध्यान दिया गया और अनेक प्रकार से भूमि सुधार और उत्पादन वृद्धि के प्रयास भी किए गए, ठीक है। चीन की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है और कृषि के साथ ही विदेशों के साथ व्यापार निर्भर करता है। चीन में कृषि योग्य भूमि कम है। यहाँ प्रमुख रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। चीनी नेताओं का मानना है कि जनसंख्या किस पर आधारित है, जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः चीन को अपनी आवश्यकताओं के लिए
खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। चीन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं किचली चीन की होगी, मतलब क्या पहले स्थिति कृषि में कैसी थी चीन की, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चीन ने क्या किया, कृषि के अंतर्गत भी अपनी अच्छी स्थिति की चीन ने प्राप्त कर ली है ना। कई आधुनिक साधन अपना करके कृषि में मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय क्या है वहाँ पे, लोगों का 75% अधिक जनसंख्या वहाँ पे कृषि पे ही संलग्न है। कहाँ की, चीन की। मुख्य व्यवसाय क्या हो गया फिर, मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। तो कृषि को उन्नत करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उद्योग की, कि उद्योग किस हिसाब से 1949 पहले अपने उल्लेख कर चुके हैं साम्यवादी क्रांति का, कि 1949 की साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन में उद्योग की स्थिति दयनीय थी, मतलब स्थिति बहुत खराब थी। चीन के कारखाने बहुत पिछड़े हुए थे, भारी उद्योगों का योगदान ना के बराबर था, और साम्यवादी क्रांति के पश्चात प्रारंभ में सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योग के प्रबंधकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखे तथा बहुत सीमा क्षेत्रों में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 1951 के बाद साम्यवादी शासन में अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए निजी उद्यम एवं सीमित करना प्रारंभ कर दिया। नगरों के पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष भी छेड़ा गया, जिसमें उनके विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए गए। किनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध, औद्योगिक जो एकीकरण करके बैठे थे ना, उन लोगों के विरुद्ध, ठीक है, लगाए गए, और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया गया। धीरे धीरे इन उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास को एक नई गति प्रदान करने की कोशिश की गई, है ना, कोशिश प्रदान की गई, तथा इसके परिणाम स्वरूप क्या हो, चीन में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिजली, मशीन, पेट्रोलियम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला, तथा इन उद्योगों में आधुनिक तकनीकों को अपना भी लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन यानी जो साम्यवादी दल का मतलब एक तरह से प्रभुत्व करता है, जो मजदूर संगठन या मजदूरों के हितों के संबंध में जो बात करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रेड यूनियन। चीन में ट्रेड यूनियन का प्रचार प्रसाधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रेड यूनियन मजदूरों एवं दल के बीच कड़ी का काम करती है, उनके मध्य समन्वय बनाए रखती है, दलों के आदेशों को ट्रेड यूनियन मजदूरों तक पहुंचाती है तथा मजदूरों की भावनाओं से दल के उच्च नेताओं को अवगत कराती है। ट्रेड यूनियन का प्रमुख कार्य क्या है, मजदूरों को अधिक व अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, और चीन के श्रमिक वर्ग ट्रेड यूनियन का संगठित करते हैं। इनका अपना राष्ट्रीय संगठन है तथा अधिकांश श्रमिक इसके लिए सदस्य भी बने हुए हैं। ठीक है ना, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ट्रेड यूनियन की, जो इसका प्रभुत्व करती है, मजदूर दल का वो प्रभुत्व करती है, उनके हित संबंधी कार्य पर ध्यान रखती है ना, और उनको जो कई उनके विकास संबंधी जो नीतियाँ उनको प्रभावित करती है, लोगों के मजदूर वर्ग के हित की बात करेगी, वो क्या कहलाएगी, ट्रेड यूनियन। ठीक, अब बात करते हैं अपन 5th पॉइंट की, विदेशी व्यापार। चीन का व्यापार क्या है, आज सब जगह फैला हुआ, कहाँ चीन का व्यापार अपनी मौजूद नहीं। आज वर्तमान समय की बात करें तो हम अभी आ गया कोरोना से, तो उसकी रोक लग गई, उससे पहले क्या था, चीन का हर जगह व्यापार बहुत अधिक फैला हुआ था। बोल सकते हैं अपन कि चीनी विदेशों के साथ व्यापार का अच्छा नहीं मानते तथा आत्मनिर्भरता उनकी प्रमुख विशेषता है। किसकी विशेषता है ये, चीन की। ठीक है ना, पिछले अनेक वर्षों तक चीन में केवल आंतरिक व्यापार होता था। धीरे धीरे यूरोप, जापान, विश्व के अन्य देशों में आर्थिक विकास का प्रभाव चीन पर पड़ा, उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन में अन्य देशों के साथ साथ अपने व्यापारिक संबंध सुदृढ़ किए तथा अपने उद्योगों का विकास भी किया। किसने, चीन ने। ठीक, चीन की सबसे अधिक आर्थिक एवं तकनीकी सहायता सोवियत संघ को प्राप्त हुई। सोवियत संघ की मदद से अनेक उद्योगों की स्थापना की गई। इससे चीन के राष्ट्रीय उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, और 1959 में सोवियत संघ का मतभेद उत्पन्न हो जाने के पश्चात उसकी अनेक योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकी हैं।
1966 की संस्कृति क्रांति विदेशी व्यापार के प्रतिकूल असर पड़ा और धीरे धीरे चीन की पूंजीवादी अर्थशास्त्र साथ उनकी सतर्कता बढ़ती चली गई और व्यापार के नए नए साधन भी निकलने चले गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन के आर्थिक क्षेत्र में जो उतार हो सकता है, परंतु वह राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सभी उदारीकरण या प्रजातांत्रिकरण के स्वीकार कर लेगा। संदेश पाते हैं सोवियत संघ का विघटन के पश्चात आज चीन धीरे धीरे एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ हमारे सामने आ रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को नियंत्रण रखने की शक्ति का नवीन आधुनिकीकरण कर लिया है। किसने? इसका श्रेय किसको जाता है? चीन व्यवस्था को ही जाता है। ये था हमारा चीन की आर्थिक व्यवस्थाओं को लेते हुए टॉपिक, यहीं समाप्त होता है। ठीक है।